हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं और बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। हम आ गए हैं लास्ट चरण में एनडीए 2 और सीडीएस 2 2024 के 3 से 4 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम है 1 सितंबर 2024। दिल आपका तेज तेज शायद धड़क रहा होगा और आप परेशान होंगे। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड भी होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जिस लेवल की हमारी तैयारी होती है उसी लेवल का हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, कॉन्फिडेंस उनका कम होगा, कोई बात नहीं है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आखिरी के समय में आपको क्या करना चाहिए। तो हम बात करेंगे द लास्ट मिनट टिप्स कि लास्ट के बिल्कुल आखिरी टाइम में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं हर एक बच्चे से कहूंगा, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। आखिर के 3-4 दिन में कुछ बहुत नहीं बदला जा सकता, बट हाँ कुछ चीजें हैं जिन पे जो आपके हाथ में अभी भी हैं, जिन पे आप वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अपने अंदर अपने आप को काम कीजिए, काम एंड कंपोस्ट। काम एंड कंपोज का क्या मतलब है भाई? काम एंड कंपोज का मतलब है किसी भी चीज की आपको बिना वजह टेंशन नहीं लेनी है। आपको यह नहीं सोचना है कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं रह गया एग्जाम में तो क्या होगा, अगर एनडीए में नहीं हुआ तो क्या हुआ। दुनिया में बहुत बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो एनडीए नहीं कर पाए, आईएमए में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन में बहुत सुंदर किया। इतना सुंदर किया कि पूरे देश ने उन्हें सैल्यूट किया ना, उनके काम के लिए, उनके जज्बात के लिए, उनके जो भी कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, उनके वर्क के लिए बेसिकली। तो यहां पे मेरा पॉइंट यह है कि एनडीए जिंदगी नहीं है, आईएमए सिर्फ जिंदगी नहीं है, जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। तो दिल छोटा नहीं करिए अगर आपकी तैयारी नहीं भी है। और अभी आपको पता थोड़ी है, रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बारे में सोच लेना इज ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ओवर थिंकिंग निकालिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। पहले यह सोचिए कि इस एग्जाम से भिड़ना कैसे है। अपना 100% आप सिर्फ तभी दे पाएंगे जब आप कूल काम कंपोज होंगे, और ये आपकी मजबूरी है। जब भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, जब भी हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जब भी हम वरीड या स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और यह भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप वही गलत कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसके साथ? स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट के साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शांत करिए अपने आप को, बी कूल, बी काम, बी कंपोस्ट, सैंक्फ्रॉय रहिए एकदम। और ये सबसे पहली चीज है। जब आप ये कर लेंगे ना, तभी आप दूसरे नंबर पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको रिलैक्स करने की। ठंडे हो जाइए, ओवरथिंक मत करिए, आने वाले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचिए, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचिए कि भाई मैं अपना 100% दूंगा। 4 क्वेश्चन बना के आऊंगा, लेकिन सही बना के आऊंगा, है ना? जितने भी बनाऊंगा सही बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं आता, आता तो है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे मुझे आपसे यह बात करनी है कि जो आपका लास्ट डे होगा, मतलब 31 अगस्त 2024, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स, चिल, एंजॉय, रेस्ट, ईट, जो आपको अच्छा लगता है। लास्ट के वो दिन आप वो करेंगे। अगर आपको वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है तो वीडियो गेम खेल लीजिए, अगर आपको सोना अच्छा लगता है सो लीजिए, अगर आपको किसी नदी के पास, पहाड़ों में कहीं जाना अच्छा लगता है और आपके घर के करीब है तो जा सकते हैं। तो यहां पे मेरा पॉइंट ये है कि लास्ट के 31 को आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो एकदम रिलैक्स्ड हो। ठीक है? तो आखिरी दिन कोई तैयारी नहीं करेगा, आखिरी दिन सिर्फ चिल करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, कोई पेपर नहीं देखेंगे, ठीक है, कोई वोकैब का वर्ड नहीं देखेंगे, बस रिलैक्स करेंगे, अपने आप को ठंडा करेंगे, चिल करेंगे और अगले दिन के लिए तैयारी करेंगे। अगले दिन के लिए यही तैयारी है आपकी अगले दिन की, कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं। तो जब आप एग्जाम में पहुंचे तो एकदम रिलैक्स्ड माइंड से पहुंचे, ना कि एक बहुत ही ज्यादा नर्वस, एजिटेटेड माइंड से पहुंचे। ठीक है? दूसरी बात, अब बात यह है सर, ये तो सारी बातें हो गई, चलो कर लूंगा रिलैक्स, लेकिन बचे हुए बाकी के 3-4 दिन में क्या करूं? एक ही मूल मंत्र है, वो है मॉक टेस्ट
एंड एनालिसिस। हाँ जी, देखिए जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो एग्जैक्ट सिमुलेशन होता है एक तरह का, किसका? एग्जामिनेशन का। अगर हो सके तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका पेपर भी ऑफलाइन होता है। तो ये बड़ा बढ़िया रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा लेंगे, कहीं से अवेलेबल आपके पास हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि मॉक टेस्ट के साथ आप उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको? एटलीस्ट 3 to 5, 3 से 5 लगा लीजिए, लेकिन याद रखिए ये विद एनालिसिस। अच्छे से एनालिसिस करेंगे तभी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है कि बस आप करे जा रहे हैं और सीख नहीं रहे। ये ऐसा है कि जैसे आप एक किताब पढ़े जा रहे हैं पर समझ नहीं रहे, तो आपको पढ़ना तो आ जाएगा लेकिन आप उससे कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पे भी आपको क्या करना है? विद एनालिसिस डिटेल में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब सर एनालिसिस कैसे करूं? तो देखिए एनालिसिस करते में डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एनालिसिस करा और आपको ये पता चला कि सबसे वीक आपकी वोकैबुलरी है, तो भाई 3 से 4 दिन में काफी वोकैब लर्न कर सकते हो ना। अगर मान लो तुमने 3 मॉक टेस्ट लगाए, मिनिमम पे बात करते हैं, 3 मॉक टेस्ट मिनिमम आपने लगाए और तीनों मॉक टेस्ट में आपको लगाया, हर मॉक टेस्ट में 6 क्वेश्चन आपके गलत हुए वोकैबुलरी के, तो टोटल मिला के 6 6 12 12 6 18 18 आपके पास क्वेश्चंस हो गए, उनके ऑप्शंस भी होंगे। तो इन 18 क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे एटलीस्ट 50 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी, है ना। अगर 4 ऑप्शन भी होंगे तो अराउंड 50 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी मिल जाएंगे। इन्हें ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ अपने वोकैब रजिस्टर में लिख लीजिए, जो आपका वोकैब रजिस्टर है उस पर आप रेगुलरली वर्क कर ही रहे होंगे, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रखता हूं। तो वोकैब रजिस्टर का होना बड़ा जरूरी है अगर आप वोकैब में स्कोर करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका वोकैब में सब सही गया, आप कह रहे हैं सर वोकैब में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ग्रामर में। तो ग्रामर का देखिए कहां फंस रहे हैं आप। क्या आप टेंसेस में फंस रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फंस रहे हैं, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस में फंस रहे हैं, वर्ब समझ में नहीं आ रही है? तो इस सब के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। कितने ही देर लगेगी ग्रामर के रूल्स को एक बार देखने में और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वर्क करने में। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर देखो मुझसे प्रपोजिशन नहीं बन रहा, कंजंक्शन नहीं बन रहा, टेंसेस नहीं बन रहे, मेरे बच्चे 3 दिन है तेरे पास, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। मान लो 50 क्वेश्चन यहां से लगा लिए, 25 क्वेश्चन यहां से लगा लिए, 50 क्वेश्चन यहां से लगा लिए, तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। इसी में से फंस जाएंगे बहुत सारे। तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, अगर ग्रामर आपका वीक पॉइंट है तो यहां से आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, और खास तौर से उन टॉपिक को पिक करके जिस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। अब मान लीजिए कोई कहता है ग्रामर में तो दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे रीडिंग में दिक्कत आ रही है, मेरे PQRS नहीं हो रहे हैं, मेरा क्लोज टेस्ट में दिक्कत है, और सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मुझे डराता है। तो बहुत आसान है, इसमें भी परेशान नहीं होना है। आपके पास 3 दिन है, दबा के लगाइए इन्हें, इनको एनालिसिस के साथ लगाइए। आप ये समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट्स में कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्यों गलत हो रहा है और जो ये आंसर दे रहा है ये सही कैसे है। PQRS में, क्लोज टेस्ट में, तीनों में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इनको टारगेट कर लीजिए कि आप 3 दिन में इनके अराउंड 100+ क्वेश्चंस लगा लेंगे। मैं बहुत कम क्वेश्चंस बता रहा हूं, 100+ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इसका एनालिसिस कर पाए और एनालिसिस को ध्यान रखेंगे। जब आप एनालिसिस को ध्यान रखेंगे एग्जाम में भी आपकी जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा, और ये 3 दिन 4 दिन आपके बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएंगे। तो दिल बिल्कुल छोटा मत करिए। सबसे पहली मेरी इंतजा आपसे यह है कि दिल बड़ा रखिए, है ना, दिल बड़ा रखिए, जहन खुला रखिए, सब बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मैं एग्जाम में क्या करूंगा। सबसे पहले कूल काम कंपोज रहूंगा। दूसरी चीज 31 अगस्त को मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, और मॉक टेस्ट और एनालिसिस उससे पहले मैं दबा के अच्छे से लगाऊंगा, कोई लूप होल इसमें नहीं छोड़ूंगा। तीसरी चीज, जब भी आप एग्जाम में जाए ना बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार, एकदम रद्दी तैयारी है आपकी, तभी भी आप ये सोचिए कि पेपर आसान आएगा। ठीक है, और मैं कर जाऊंगा। और एग्जामिनेशन हॉल में भी पेपर चाहे आसान आए या मुश्किल आए, आप कर जाएंगे, मेरी ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, यकीन मानिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कूल, काम, कंपोज्ड होना। अगर मान लो पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो बच्चा कट ऑफ लो जाएगी ना, तो परेशान मत होइए पेपर को देख के। अगर उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई कर पाए, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कूल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, उसी में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर आया टफ, पेपर डिफिकल्ट है, तो परेशान होने वाली क्या बात है? ठीक है, नहीं जाएगी 450 के आसपास कट ऑफ, ठीक है, 399 चली जाएगी मान लीजिए। आप उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करिए। जो डिफिकल्ट आ रहा है, आपको लगता है कि मुझे छोड़ना चाहिए तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है, ऐसे ही आप सीखते हैं और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो करिए। ईगो पे कुछ भी मत लेके जाइए। ये मत सोचिए यार मैंने तो ये टॉपिक किया है बढ़िया से, इसका क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बनेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, कुछ भी ईगो पे नहीं लेके जाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ भी आप ईगो पे नहीं लेके जाएंगे, अपनी आराम से करेंगे, कूल काम कंपोज होके करेंगे। पेपर अगर डिफिकल्ट आया तब भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगर मान लीजिए पेपर इजी आ जाता है तो किसी को टेंशन होती नहीं है। और एक बात बता दूं मैं, ज्यादातर बच्चे यहीं डूबते हैं जब पेपर इजी आता है। क्यों? उनको लगता है पेपर इजी है और धक्का पेल कर देते हैं, कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, 5-6 नंबर 7 नंबर से बच्चा रह जाता है। तो जब पेपर आपका इजी आएगा तो आपको देना है फुल अटेम्प्ट, अपनी तरफ से पूरा दम लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर पेपर इजी है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो ध्यान से चलिएगा। तो दोनों ही केस में परेशान नहीं होना। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ लो होगी, आप आराम से उसमें स्कोर कर जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। और अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, पेपर आसान आता है, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, जो पढ़ा है वही आया, फोड़ दीजिए, सारा कर दीजिए। बस इन सब के बीच में कहीं भी नर्वस नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, ओवर थिंक नहीं करिएगा। एग्जाम से पहले ही एग्जाम के रिजल्ट और उसके बाद का नहीं सोचिएगा कि अगर मेरा एनडीए में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, क्या सीडीएस जाऊंगा। अगर मेरा सीडीएस वाले सोच रहे हैं मैं एनडीए तो कर नहीं पाया था, अगर मेरा सीडीएस में भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। भाई ये मत सोचो, जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हें नहीं पता, बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जो एनडीए और सीडीएस में फेल हो गए लेकिन जिंदगी में पास हो गए, और इतनी जबरदस्त तरीके से पास हुए कि दुनिया उनको सलाम करती है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये तुम्हारा आखिरी पड़ाव नहीं है। ठीक है, अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है। तुम्हारी एज कितनी होगी? 17, 18, जो सीडीएस वाले 21, 22, 23 है ना, इससे ज्यादा तो तुम्हारी एज नहीं होगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा 24, और 24 साल का मतलब है कि आज तुम हमारे देश में देखोगे तो तुम देखोगे कि 30-30 साल के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए जीवन में। और 32 में उसने कुछ करना शुरू किया और 35 में वो महान हो गया। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपने केएफसी का नाम सुना होगा, केंटुकी फ्राइड चिकन के नाम से। एक बहुत बड़ा चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ही लगभग सब जगह इनकी ब्रांचेस हैं। आपको पता है ये लगभग बुढ़ापे में आके अपनी 50 की उम्र पार करने के बाद, केंटुकी इसकी मतलब ओनर का नाम है जिन्होंने इस चेन को स्टार्ट किया था, तो तब जाके इनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी हिट हुई थी। पहले एक छोटा सा एक ठेला लगा के उसको बेचा करते थे, कियोस्क जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ब्रिज बनना था तो इनका ठेला हटा दिया गया। ठीक है, इन्हें ये ऑफर लेके गए बहुत सारे लोगों के पास, कहते हैं 999 से भी ज्यादा है, लगभग 1000 लोगों के पास ये ऑफर लेके गए कि भाई मुझे काम पे रख लो, मैं बहुत शानदार चिकन बनाता हूं, आधा मेरा होगा आधा तुम्हारा होगा। लोगों ने कहा पागल है क्या तू, हम अपने चलते रेस्टोरेंट में तेरी रेसिपी रखेंगे। पर ये अपनी जिद से हटे नहीं, और हुआ क्या, एक दिन एक रेस्टोरेंट ने इनको मौका दे दिया कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं है, 50% तुम्हारा 50 हमारा, बनाओ चिकन। और आज आप जानते हैं केएफसी कितना बड़ा नाम है। तो दुनिया में ना कितनी जल्दी हार नहीं मानो, इतनी जल्दी दिल छोटा मत करो। जिंदगी तुम्हें इतने खूबसूरत मौके देगी आगे कि तुम हैरान हो जाओगे। और यकीन जानो, बस तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से का 100% देना है। जब तुम अपने हिस्से का 100% दे देते हो ना, तो जिंदगी नहीं, तुम अपने आप को हैरान कर देते हो। अपने आप को नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर देते हो। लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर गया ये, है ना। तो आपको क्या करना है, कूल रहना है, कंपोज रहना है, काम रहना है, दिल बड़ा रखना है और जहन खुला रखना है। इतना ही बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा आज मैं, ठीक है। बस यही कहूंगा कि कूल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। और
अच्छे मन से जाके एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। उससे पहले 3 से 5 मॉक लगाना जरूरी है, चाहे आप एनडीए के लिए हैं या फिर आप सीडीएस के लिए हैं। ये वीडियो मैंने दोनों ही बच्चों के लिए अच्छे से प्लान की है। किसी का अगर कोई डाउट है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना। बढ़िया से करिएगा, दिल जान से करिएगा, कूल काम कंपोज होके करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बढ़िया से जाइए और ऑफिसर बन के आइए। लव यू ऑल। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।